समस्त भारतीय एक सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए इस सत्र में एकत्रित हुए थे और वो ये था कि प्रधानमंत्री पीओके पर आप क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि आज से पहले आपके राष्ट्र के नाम संबोधन में हमने बहुत कुछ पाया है और ये देश नोटबंदी को आपके बयानों से याद रखता है। तो क्या पीओके पर कोई बयान देंगे? क्या प्रधानमंत्री ने कोई बयान दिया? प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि अब पाकिस्तान पर बात केवल और केवल कश्मीर पीओके पर और आतंक पर होगी। आपसे चर्चा इस बात पर होगी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का क्या होगा। हम आपसे केवल इन विषयों पर ही चर्चा करेंगे और कोई आपसे बातचीत नहीं होगी। इसका मतलब भारत ने अपने एजेंडे में अब पीओके को डाल दिया है, इसी विषय को लेकर बात होगी। और आज के इस सेशन को कंप्लीट होने के बाद आप निश्चित ही इस बात से कन्विंस भी होंगे कि भारत की आफ्टर ऑल कूटनीति कहिए या रण के लिए रणनीति कहिए, वो है क्या। आइए सेशन के अंदर प्रधानमंत्री के बयानों पर छोटी सी नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री का बयान शुरू हुआ पहलगाम में हुई आतंकी घटना और हमारी भारतीय माता बहनों के सिंदूर के उजड़ने से। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि आतंकियों ने जो दुस्साहस किया उनको उनके घर में जाकर हमने पनिश किया। यही कारण था कि ऑपरेशन सिंदूर हमने नाम रखा। हमने बेहतरीन और उन्नत किस्म के हथियारों का उपयोग करते हुए पाकिस्तान को यह सबक सिखाया कि भारत में अगर इंटरफेयर आप करोगे तो उसके क्या परिणाम होंगे। भारत की तरफ से तमाम वो बातें प्रधानमंत्री की तरफ से बताई गई और प्रधानमंत्री का आना भी जरूरी इसलिए हुआ क्योंकि उस तरफ से लगातार राष्ट्र के नाम पर संबोधन शहबाज शरीफ किए जा रहा था। ऐसे में शहबाज शरीफ के बयानों से प्रधानमंत्री को लगा कि हमें भी आना चाहिए, क्योंकि ये फेक लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरह की बयानबाजी है वो सब हटके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने अपनी सारी बातें यहां पर रखी। राष्ट्र के नाम संबोधन में अपनी सारी बातें ब्रीफ से शुरू करते हुए कहां से शुरू हुए, कहां तक पहुंचे, क्या हमने किया, और साथ में प्रधानमंत्री ने यह भी बात उठाई कि अब दुनिया को यह पता चल गया है कि किस तरह से यूएन के डेजिग्नेटेड जो आतंकवादी हैं वो यहां की सरकारों के साथ, यहां के सैन्य अधिकारियों के साथ मिलजुल कर रहते हैं और उन्हें तिरंगा नशीन होता है। इनका जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है वो इनको नशीन होता है। ऐसे में पाकिस्तान का राग जो है वो सबके सामने एक्सपोज हो चुका है। खैर, उन बातों को तो आपने अब तक सुन ही लिया होगा। अब मैं उस क्षण पे हूं और विश्लेषण इस बात का कि क्या भारत पीओके लेने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली सबने इनको बधाई दे दी। सवाल वही खड़ा रहा, पीओके का क्या हुआ और पीओके इस बार क्यों नहीं, क्या हमें निराश होने की जरूरत है। तो साथियों, भारत ने जैसा स्पष्ट कहा कि अब पाकिस्तान से बात केवल पीओके के बारे में। साथियों, जैसा आप सभी ने देखा कि पहलगाम के अंदर जो मसला हुआ, पहलगाम में आतंकी हमला होता है और भारत सरकार 15 दिन तक हमले का बदला नहीं लेती है। हमारे देश के अंदर अपोजिशन के द्वारा, तमाम प्रकार के मीडिया हाउसेस के द्वारा, छोटे मोटे यूट्यूबर्स के द्वारा सरकार से सवाल पूछने लगे जाते हैं कि पहलगाम के मसले पर अब तक रिप्लाई क्यों नहीं किए। पुलवामा में तो बोले थे, एयर स्ट्राइक किए थे, वो चुनाव थे इसलिए तुम लोगों ने सब कर दिया, पहलगाम पर जवाब क्यों नहीं दिया। इसका मतलब यह था कि भारत सरकार को पहलगाम का जवाब देना ही था और उसके लिए समय नहीं लेना था। जितना लेट हो रहे थे, सरकार की साख पर प्रश्न खड़े हो रहे थे। इसी वजह से भारत सरकार के प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री बयान के माध्यम से लोगों को आश्वस्त कर रहे थे और पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार हो रहा था कि भारत बदला लेगा, भारत उस पर कार्रवाई करेगा। तो पॉइंट नंबर 1 कि हम पर यह घटना थोपी गई थी। पहलगाम के तुरंत बाद हमें रिप्लाई करने का समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। आतंकी हमले के बाद हमें जवाब देना ही था। सरकार पर इतना प्रेशर भारत की जनता ने क्रिएट कर दिया था कि इनका बदला लो। लेकिन जब जनता ने प्रेशर क्रिएट किया, उस समय पीओके का प्रेशर क्रिएट नहीं किया जा रहा था। बस क्रिएट यह किया जा रहा था कि इन्हें दंड दो, पाकिस्तानियों को सबक सिखाओ कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि भारत में पहले ही 2 बार हुए आतंकी हमलों में हमने सर्जिकल स्ट्राइक से उन्हें पनिशमेंट दिया था। तो भारतवासी ये मान रहे थे कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ बड़ा होगा, लेकिन पीओके हमारी कैलकुलेशन में भी नहीं था। ऐसे में भारत सरकार भी अपनी प्रिपरेशन बढ़िया से कर रही थी और सरकार भी यह मान गई थी कि इस बार एयर स्ट्राइक से ज्यादा करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम छोटा मोटा किए तो हमारे देश के अंदर कई ऐसे राजनेता बहादुर हैं जो चुनावों में ही दिखते हैं और चुनाव
हारने के बाद दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो प्रमाण मांगते हुए दिख जाएंगे कि युद्ध का प्रमाण दो कि आप मारे थे। अभी भी कई बहादुर निकलेंगे जो ये कहेंगे कि 100 आतंकी मारे, बताओ कहां हैं। कल हुआ ऐसे, जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब उनसे पूछा गया कि कितने आतंकी मारे, तब हमारी वायुसेना की तरफ से बहुत ही शानदार जवाब आया, हम मारने का काम करते हैं, हम बैग नहीं काउंट करते हैं। बिल्कुल वही बात हमारे राजनेताओं पर लागू होती है। वो थोड़े दिनों में पूछेंगे कितने आतंकी मारे बताइए, तो हम एयरफोर्स से मार के गिनने थोड़ी बैठेंगे, बताओ लाशें कितनी गिरी। हमारा काम वो नहीं है। लेकिन इस बार सरकार ने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ करने जा रहे हैं तो डिसिसिव करेंगे, अंदर घुस के मारेंगे। अक्सर पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक होती है, इस बार जाकर के हम लोग घुसेंगे पाकिस्तान में, बॉर्डर क्रॉस करेंगे, 100 किलोमीटर अंदर तक आतंकियों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करेंगे। हमने किया, हमने बढ़िया अच्छे से किया, और हमने साफ कर दिया कि आतंकियों को हमने पनिशमेंट दे दिया है। यही हमारी पुरानी नीति रही है और हम करते आए हैं। अच्छा साहब, लेकिन इस बार एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं से भी एक गलती हुई। गलती क्या हुई? उन्होंने वॉर का जिंगोइज्म कर दिया, लोगों में सेलिब्रेशन इस हद तक बढ़ा दिया कि हम लोग इस उत्साह से लबरेज हो गए कि जब इनको 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मार सकते हैं तो फिर पीओ के कौन से खेत की मूली है, अभी उखाड़ लाइए। अब यहां पर दो बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी होंगी। पहली बात तो यह कि यह 15 दिन की प्लानिंग में की गई घटना थी। भारत ने पहलगाम का बदला बहावलपुर में लिया, 15 दिन के अंदर लिया। यह 15 दिन के अंदर पीओके की प्लानिंग नहीं हो सकती थी। यह बात आपको सैम मानेकशॉ का उदाहरण देके मैंने इसीलिए समझाई, जब वो जनरल जिसने मना कर दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरी सेना तैयार नहीं है। अब आप कहेंगे क्या हमारी सेना तैयार नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, दोनों तरफ के टेरेन बहुत अलग हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को जाने के लिए आपको अपनी सेना को मूव करा के उधर भेजना होगा। उसे आप फाइटर जेट से या ब्रह्मोस से प्राप्त नहीं कर सकते। आपको उसके लिए अपनी सेना को, पैदल सैनिकों को क्रॉस कराना होगा, और हमारी पैदल सेना को हमारे देश के अंदर जितने भी आर्मी कमांड्स हैं, आर्मी हेडक्वार्टर्स हैं, उनसे मूव करा करके उत्तरी बॉर्डर तक ले जाना होगा, पश्चिमी बॉर्डर तक ले जाना होगा। इसमें समय लगता है, यह 15 दिन का काम नहीं है। आपको यह सारा मूवमेंट करके पीओके तक पहुंचाना था। दिक्कत कहां हुई? सरकार ने हम पर इतनी अपेक्षाएं लाद दी, हम सब इस अपेक्षा में हो गए कि आप जब अंदर घुस के मार सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो, आप में से कुछ मेरे मित्र और मेरे ऑडियंस साथी ऐसे होंगे जिन्होंने पुराने युद्ध भी देखे होंगे, चाहे कारगिल देखा हो या ऑपरेशन पराक्रम देखा हो या उससे पहले के वॉर देखे हो। हमारे सैनिक जब जाया करते थे तो रास्ते जाम हो जाया करते थे। हमारे सैनिकों के जाने पर जश्न मना करता था, ट्रकों का मूवमेंट हुआ करता था, रेलगाड़ियों का मूवमेंट होता था, ट्रेनों पर लदे हुए हमारे वेपन्स दिखाई पड़ते थे, बड़ी संख्या में मूवमेंट होता था, और वो मूवमेंट अपने आप में किसी त्योहार से कम नहीं होता था। लेकिन इस बार ऐसा कोई मूवमेंट नहीं था, क्योंकि समय 15 दिन था। हम इस मूवमेंट से पाकिस्तान को यह नहीं बताना चाहते थे कि हमारी आफ्टर ऑल मंशा क्या है। हम नेवी को खड़ा किए कराची में, हम सिंधु का पानी रोके, और हमारे एयरफोर्स को और S-400 को तैयार किए कि रिटेलिएशन को काउंटर करेंगे। सब लोग तैयार हो जाओ, लेकिन सेना का मूवमेंट कहीं नहीं करवाए। सेना का मूवमेंट हुआ तो वो बहुत ही लिटिल स्केल पर हुआ। जो इधर उधर थे उनको बस एडजस्ट किया गया, कहा गया कि बस आपकी छुट्टियां रद्द हैं, जो अपने अपने फील्ड पर है वापस लौट आए, बस इतना ही मूवमेंट हुआ। इसका मतलब यह था कि हमारी सेना पीओके के लिए इन 15 दिनों में तैयार नहीं थी। और इस बात को बिल्कुल भी अपने अंदर राष्ट्र भावना को कम होते मत देखिए। हर चीज का एक समय होता है। भारत की जनता क्या चाहती है, इस देश की सरकार ने आप लोगों के द्वारा दिए संदेश से अच्छे से समझ लिया है। उन्हें यह समझ में आ गया है कि अब पीओके से नीचे कुछ बर्दाश्त नहीं है। आने वाले समय में अगर आतंकी हमला होता है तो भारत सरकार आगे से ऑपरेशन सिंदूर जब करने जाएगी तो भारत की जनता ऑपरेशन सिंदूर से खुश नहीं होगी। उनका स्टेटमेंट अब सरकारों तक जा चुका है कि सर, आतंकियों के सर कलम करने से नहीं, इनके सर को उखाड़ फेंकने से काम चलेगा, इस पूरे देश को बर्बाद करने से काम चलेगा। आपने जो संदेश भेजा ना, वो इतना स्ट्रेट था कि प्रधानमंत्री को आज अपने बयान में उसे शामिल करना पड़ा। मेरे प्यारे साथियों, आप सबके बयान को मैंने यहां पर रिलेट ही इसलिए किया कि सैम मानेकशॉ ने कहा कि मेरी सेना को तैयार होने के लिए समय चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही हमारी थल सेना को
पीओके तक पहुंचने के लिए, मूवमेंट के लिए एक समय चाहिएगा। अगर 15 दिन ही हमको रिएक्शन टाइम लेना था, 15 दिन के अंदर हम इस पूरे कारनामे को नहीं कर सकते थे। फिर चाहे आप जिस तरह से इस बात को समझें, चाहे आप यह समझें कि सर आप हमारी सेना को कमजोर मानते हैं, आपको लिटरली और रियल सेंस में यह लेना होगा कि हमें मास मूवमेंट हमारी सैनिकों का करना था। जैसे 370 हटाते समय हमने सैनिकों को शिफ्ट किया था, जैसे देश में जितने भी बड़े डिसीजंस हुए हम अपने सैनिकों का मूवमेंट कराते हैं, पीओके के नाम पर भी ऐसा ही भविष्य में कराया जाएगा। यह प्रधानमंत्री के बयानों से आप स्पष्ट मान सकते हैं। इसका मतलब जैसे बांग्लादेश को हमने टुकड़ों में तोड़ा, एक प्रधानमंत्री ने सोचा और यह कारनामा कर दिखाया, आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री को आप सबका संदेश साफ चला गया है कि सर आतंकियों से बदला लिया, समझ में आया, आपने परमाणु ठिकानों को तबाह किया, समझ में आया, लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। हमें चाहिए कि आप इनका पीओके लेकर खेल को खत्म करें और ऐसी ही वापस से याद क्रिएट करें कि आने वाला समय इस बात को दोहराए कि भारत की सेना से पंगे लेना किसी खराब सपने से ज्यादा बुरा हो सकता है। मतलब यह सबको याद दिलाया जाए। तो कुल मिलाकर के भारत ने आज जो स्टैंडर्ड सेट किया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, आप उसे यह समझ सकते हैं कि भारत ने आतंकियों को पनिशमेंट देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित कर दिया, पीओके अगली बार होगा। यह बात मंत्री को जो संदेश देना, वो सूचनाएं तो यह थी कि दोनों ने बात कर ली है, आगे युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन इस बीच में कहीं कहीं कुछ बॉर्डर एरियाज पर ड्रोन उड़ते देखे जा रहे हैं, वो सब अगली बातें हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने इस पूरी घटना में अगर कुछ भी ऑब्जर्व किया हो तो वो ऑब्जर्व करने वाले पॉइंट मेरे नजरिए से प्राप्त करिए। पहला पॉइंट, हमारे समस्त भारतवासियों को यह एहसास होना चाहिए कि भारत को आर्थिक ताकत बनने की जरूरत है। भारत को आवश्यकता है कि हमें अगर कोई भी आंख दिखाए तो हम उसकी आंखें निकाल लाएं। हमें आवश्यकता है कि ना कभी अमेरिका, ना कभी चाइना, ना कभी रशिया हमारे साथ मोलभाव कर पाए। आप कहेंगे ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों, आज जो भारत के साथ हुआ यह तो आपको तब समझ में आएगा जब चाइना का आपको स्टैंड समझ में आएगा। साथियों, चाइना पर अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ही अपनी तरफ से टैरिफ लगाया था। उम्मीद है आप सबने मेरे सेशंस के माध्यम से सुना भी होगा। 145% अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया था। आपको जानकर आश्चर्य यह भी हुआ कि खुद चाइना ने बदले में उन पर 125% टैरिफ लगा दिया। टैरिफ युद्ध चलता रहा। आज का अपडेट मैं आपको सेशन के अंत में इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि चाइना के ऊपर से अमेरिका ने टैरिफ हटा दिया है और हटाकर उसे 30% कर दिया है, और चाइना ने अमेरिकी सामानों पर 10% टैरिफ कर दिया है। यह कैसे संभव हुआ? चाइना जो अमेरिका को आंखों में आंखें दिखा रहा था, वो अमेरिका को अपनी शर्तों पर मनाने में कामयाब कैसे हुआ? क्योंकि चाइना ने खुद को दुनिया का प्रोडक्शन हाउस बना लिया था, सप्लाई चेन इकोसिस्टम का बादशाह बना लिया था। मेरे प्यारे साथियों, बयानों में और सोशल मीडिया पर लिखी चैट में हमें जीतने का कोई मकसद नहीं। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि हम देश को प्रथम बनाएंगे, और हम सभी भारतीयों को अब यह भी समझ में आ गया है कि जब जब हमारा टैक्स कटता है तो वह हमारी सुरक्षा में बढ़ता है। आज S-400 बॉर्डर पर खड़ा रहा, ब्रह्मोस दुनिया के बॉर्डर क्रॉस करके छेदती रही, या राफेल जाकर के हमारे ही सीमा में खड़ा होकर दुश्मनों को मिटाता रहा। यह तभी संभव हुआ जब कोई भारतीय बढ़िया से पैसे कमा रहा था, टैक्स नंबर 1 से पे कर रहा था, और उसी से रक्षा विभाग अपने लिए हथियार खरीद रहा था ताकि हम चैन की नींद सो रहे थे। मतलब किसी देश के अंदर अगर आर्थिक ताकत बनने की क्षमता है तो वह निर्धारित होती है कि उस देश ने कमाया कितना। मेरे प्यारे साथियों, बात रक्षा बजट की हो तो हम कहते हैं कि भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से 8 गुना ज्यादा है, लेकिन यह कहते हुए सोचना चाहिए कि चाइना का भारत से 4 गुना अधिक रक्षा बजट है। यह तभी है जब चाइना हमसे कई गुना अधिक कमाता है। हमसे अमेरिका का 10 गुना अधिक रक्षा बजट है। यह तभी है जब अमेरिका हमसे कई गुना अधिक कमाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी जानकारी जो यहां पर है वो ये कि अब समस्त भारतीयों को भारत को आर्थिक शक्ति बनाने की कसम खानी होगी, और यह कोई बहुत दूर का सपना नहीं है। भारतीयों, हम सब ने कभी एक समय पर वो दिन देखे हैं जब हमसे यूके वाले कहा करते थे, ब्रिटेन वाले कहा करते थे कि आप तो खंड खंड टूट जाएंगे, और हमने इतनी तेज ग्रोथ करी कि दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनकर बैठ गए, और हमने यूके जैसे देश को जिसने कभी हम पर राज किया था उसे पछाड़ दिया। हम वो भारतवासी हैं जिनके राष्ट्र भाव ने, जिनके देश प्रेम ने, जिन्हें अपनी आत्मभक्ति से, जिन्होंने देशभक्ति से इस देश को जो ऊंचाइयां दी हैं वो दुनिया देखती रह गई है। तो मैं आपसे यहां पर यह बात दोहराना चाहूंगा कि अपने आप को उस स्थिति तक लेकर जाना है, और हम लेकर जाएंगे। हमको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि आफ्टर ऑल जिसके जेब में रोकड़ा होता है उसके सब सुनते हैं। हमारी नेगोशिएशन पावर अच्छी होगी तो लोग हमें कंसीडर करेंगे, और उसके लिए हमें, मेरे प्यारे
साथियों, जॉब मांगने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनना होगा। हमें यह विचार करना होगा कि इस देश के हम कैसे काम आ सकते हैं, हम किस तरह से अपने संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। यह मेरा आपको आज कंसिडरेबल, मतलब अगर आप थॉट को मानते हैं तो इसे अवश्य मानिएगा, क्योंकि यह बहुत बड़ी थॉट है जो मेरे 3-4 दिन से दिमाग में घूम रही है कि इस पूरी गणित में हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो हम राष्ट्र को एक ताकतवर अर्थव्यवस्था बना सकते हैं साथियों, और एक दूसरे से नफरत करने के स्थान पर एकजुट होइए। कभी यहूदी जिन्हें उनके देश से निकाल दिया गया था, आज अमेरिका में बैठकर राज करते हैं, इजराइल से पूरे मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल करते हैं। जर्मनी से निकाले गए यहूदी जिन्हें कभी खुद के अस्तित्व के लिए जगह नहीं थी, आज वो जाने ही अपनी राष्ट्रभक्ति के लिए जाने जाते हैं। हम भारतवासी हैं, सबक लेंगे, और इस सबक को 1999 में हमने सबक लिया था जब हमें जीपीएस नहीं दिया तो हमने अपना IRNSS बनाया। आज हम सबक लेते हैं कि हमें अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से छोटी होने का नुकसान हुआ है। नुकसान इसका कि किया धरा सब हमने, और एक पागल सन की आया वो क्रेडिट लेकर चला गया। ऐसे में आगे से कसम हम ये खाते हैं कि हम भारत को अगले युद्ध से पहले इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे कि हम बोलेंगे कि ये बोल तो वो ये बोलेगा, हम बोलेंगे ये लिख तो वो ये लिखेगा, हम बोलेंगे कि यहां बैठ तो वो यहां बैठेगा। उम्मीद करता हूं कि समस्त भारतीय इसी भावना के साथ आज अपने आप को दिशा देंगे। तब तक के लिए इतना ही। समस्त भारतीयों को प्रणाम, और हां, अपना व्यवहार इस तरह से विकसित करें कि बड़ों का सम्मान हो, छोटों को प्यार मिले, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित हो कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।